हेलो बच्चों, मैं कैलाश कुमार केसरी आपको प्रार्थना इंस्टीट्यूट से क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ। वास्तव में बच्चों, संसाधन एवं विकास काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन के साथ हम आज जो पढ़ने वाले हैं वह पार्ट 1 में रखेंगे। उसके बाद इसके आगे के जो कंसेप्ट होगा वह पार्ट 2, पार्ट 3 और फोर्थ के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट होगा, क्योंकि एक पार्ट में पूरे चैप्टर को कवर कर पाना संभव नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर फर्स्ट संसाधन और विकास पढ़ेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, एक संसाधन है। अब संसाधन क्या है, इसको समझना है तो हम कह सकते हैं कि जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है कि प्रकृति से मिलने वाले पदार्थ, वस्तुएं, उस वस्तु को उत्पादित वस्तु में बदलने के लिए जो माध्यम की जरूरत पड़ती है उसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। तथा आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। आर्थिक रूप से संभाव्य का क्या अर्थ होता है कि आर्थिक रूप से संभाव्य का अर्थ होता है कि जब उस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संसाधन को हम एक मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो वह आर्थिक रूप से भी मान्य होता है और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होता है, जिसको कि हम संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरित प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संसाधनों का निर्माण करते हैं। एक्चुअली प्रकृति में जो कि हम वस्तु को, भौतिक वस्तुओं को जो हम देखते हैं, कहीं न कहीं वो सभी संसाधन हैं और कहीं न कहीं इन संसाधनों को हम उपयोग करके हम आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं। चलिए आइए हम इसको एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। मान लेते हैं कि एक किसान खेती करने के लिए ज़मीन में बीज डालता है, फसल उगते हैं और उससे उससे जो फसल तैयार होता है, अब उससे हम जब बाज़ार में बेचते हैं तो बाज़ार के क्रियाकलाप में जब हम किसी कार्य को करते हैं तो आर्थिक क्रियाकलाप कहलाती है, उससे विकास होता है। यानी कि कह सकते हैं कि रूपांतरण की प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियाकलाप संबंध में निहित है। यानी तीनों जो क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। क्या क्या चीज़? प्रकृति, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरा संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। लोग मानव क्या करते हैं, एक प्रौद्योगिकी, एक इंडस्ट्री स्टेबल करते हैं, एक कारखाना खोलते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रकृति के जो वस्तुएं प्रकृति पाई जाती है उस प्रौद्योगिकी तक ले जाया जाता है और वहाँ उसको उत्पादित वस्तुओं में बदला जाता है। अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं। इससे क्या होता है कि जब उत्पादित वस्तु होती है उसकी कीमत में वृद्धि होती है, कीमत उसका बढ़ जाता है, तो कहीं न कहीं लोगों की आर्थिक विकास में तेजी होती है। चलिए एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं।
गन्ना कहाँ होता है? खेत में होता है, ज़मीन पे होता है, भूमि पे होता है, और ये एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम इसको मान लेते हैं। तो अब ये एक कच्चा पदार्थ हो गया, इसको कि प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्री में ले जा करके इसी गन्ने से हम क्या करते हैं, जूस निकाल करके चीनी बनाते हैं या गुड़ बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि अब गन्ने की कीमत जो कॉस्ट होती है वो कम होगी चीनी और शक्कर के गुड़ के बनस्पत। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले जितने पदार्थ होते हैं उसे जब प्रौद्योगिकी के आधार पर जब उसमें गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। इसी कारण से लोगों की आर्थिक विकास होती है। क्या आप भी अन्य वस्तुओं से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का एक परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। एकदम सही। इसमें हम मानव के बारे में अगर जानें तो मानव भी एक खुद संसाधन है। कैसे? क्योंकि मानव के द्वारा भी कई प्रकार के क्रियाकलाप जो किए जाते हैं, और इसी कारण से मानव को भी एक संसाधन कहते हैं। क्योंकि क्रियाकलाप के आधार पर हम एक टीचर हैं या कोई वो डॉक्टर है, तो क्या होता है, वो एक प्रकार से दूसरे के लिए क्रियाकलाप के लिए जो भी व्यक्ति आर्थिक क्रियाकलाप करता है, कहना वह संसाधन कहलाता है। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि मानव भी एक संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है, और वे पर्यावरण में पाए जाने वाले यानी कि हमारे इर्द गिर्द पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने प्रकार के संसाधन होते हैं, उस संसाधन को क्या करते हैं, पदार्थों के रूप में परिवर्तित करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। अब प्रकृति में दुनिया भर के अलग अलग जहाँ भी नज़र दौड़ाओ तो हर जगह संसाधन है। तो ऐसे कारण से क्या होता है कि संसाधन तो हमारे इर्द गिर्द है, तो हम उस संसाधन को किस रूप में समझें, कैसे जाने कि ये संसाधन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है या इसको कौन सा संसाधन माने। तो इसी आधार पर संसाधनों को एक वर्गीकरण कर उसको अलग अलग रूपों में बांट दिया गया। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांट दिया गया, जिसमें कि जिसे जैव और अजैव संसाधन कहते हैं। दूसरा, समाप्तिता के आधार पर संसाधन, पहला नवीकरणीय योग्य और दूसरा अनवीकरणीय। हाँ, समाप्तिता के आधार पर भी संसाधन को दो वर्गों में विभाजित किया गया, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तीसरे पॉइंट को पढ़ें तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन, यानी संसाधन को जो वर्गीकरण है उसको स्वामित्व के आधार पर भी किया गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप में। साथ में अंतिम हम पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को जो विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, वो संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष के रूप में विभाजन किया गया है। तो इसमें हमने अभी देखा कि संसाधन को वास्तव में 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसको कि उत्पत्ति के आधार पर, जैव अजैव के रूप में, समाप्तिता के आधार पर, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य के रूप में, स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप में, और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष के रूप में। तो हम एक एक करके बच्चों सभी जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम समझेंगे। संसाधन के प्रकार का पहला जो हमने पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर जो 2 प्रकार के होते हैं, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन।
तो जैव संसाधन के रूप में जब हम इसे पढ़ेंगे तो जैव संसाधन किसे कहेंगे, तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। यानी कि जैव संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसमें प्राण बसता हो, जो जीवित हो, जिसमें जान है, वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम मनुष्य जाति जो है, हमारे अंदर प्राण बसता है, हमें जीवन बसता है, इसलिए हम जैव संसाधन है। उसी प्रकार वनस्पति भी एक प्रकार से जैव संसाधन। आप वनस्पति के बारे में जानते हैं, वो भी ग्रोथ करता है, वो भी बढ़ता है, उसे भी फीलिंग होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वनस्पति एक जैव संसाधन है। प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि ये सारे जैव संसाधन के उदाहरण हैं। अजैव संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन किसे कहेंगे? वे सारे संसाधन, दुनिया में जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, उन संसाधनों में से जिस संसाधन में जान नहीं है, यानी निर्जीव वस्तुएं हैं, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए चट्टान और धातु। तो इस प्रकार से अगर आपसे एक क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, तो आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन संभव होता है, जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। और दूसरा अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जिसमें जान नहीं होता, प्राणवान नहीं होता, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए चट्टान और धातुएं। इस प्रकार से हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए अगला जो है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। इसको चार रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो समाप्यता मतलब आप समझते होंगे कि धरती पर ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं, एक निश्चित समय तक वो संसाधन रहता है और उसके बाद वह लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है उपयोग करने के कारण। तो हम पढ़ते हैं पहला संसाधन के बारे में, नवीकरणीय युग संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय युग संसाधन कहते हैं अथवा पुनः पूर्ति युग संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्यजीव आदि। चलिए इसको थोड़ा और बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। नवीकरणीय युग संसाधन का मतलब होता है बेटा जी कि वो संसाधन जिस संसाधन को समय के साथ उसमें लगातार एक तरफ समाप्त होती है, दूसरी तरफ वो संसाधन का निर्माण होता चला जाता है नए रूप में। हम जैसे हम हवा की बात करें, पवन की बात करें, तो या हम जल की बात करें, दुनिया में कितना जल का भंडार है और हम दुनिया में कितनी और जितनी जनसंख्या देश की है और कई रूप से जल का क्या होता है, हर दिन खपत होती है, हर दिन यूज किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी जल हमारे लिए संभव बचा हुआ है। यानी कि ये जल की बनने की प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है। इसी कारण से यह तुरंत जो है जल का जो एक जल चक्र होता है उस प्रक्रिया के आधार पर बनती रहती है और समाप्त होती रहती है। तो ये बनने की गति इसकी बहुत तेज होती है। इसी कारण से इसको हम नवीकरणीय युग संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया जाता है। हाँ, नवीकरणीय युग संसाधन को सतत अथवा प्रवाह संसाधन के रूप में भी माना जाता है। अनवीकरणीय युग संसाधन। अनवीकरणीय युग संसाधन
इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। इसमें कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाता है। अनवीकरणीय संसाधन है क्या कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन आज अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वह एक सीमित मात्रा में है तो कुछ दिनों में जा कर के यह समाप्त हो जाएगा या कुछ वर्षों में जा कर के समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसको बनने की जो बनने के जो समय का अंतराल जो होता है वो लंबा होता है। इसको बनने में लाखों वर्ष के समय लग जाते हैं। इसलिए ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को वर्गीकरण को हम अब समझेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होता है। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले हुए सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के रूप में कुछ उदाहरण है। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। देखिए, निजी व्यक्तिगत संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति का अपना होता है। उदाहरण के तौर पे ये घर आपका है तो इस पे आपका अधिकार होगा, तो ये आपका निजी संसाधन है, इस पर आपका व्यक्तिगत अधिकार है, इसलिए इसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं कि कुआं हो गया, घर हो गया, चारागाह हो गया, या ये सारी चीज़ें जब किसी व्यक्ति के खुद का होता है, अपना उसमें अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलता भूमि, जिसको कि चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि के उदाहरण के रूप में जान सकते हैं। और नगरीय क्षेत्र के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन उस संसाधन को कह सकते हैं जिसपे समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है। उस जगह पर कोई भी आ सकता है, कोई भी वहाँ आराम कर सकता है, कोई भी कुछ दिनों के लिए रुक सकता है। तो ऐसे संसाधन क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पार्क एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को आने जाने से मना नहीं होता, तो उसे हम सामुदायिक संसाधन के रूप में मानेंगे। तो राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। यानी कि एक देश की सीमा के अंदर, जैसे भारत के आप नक्शे जानते हैं, आपके दिमाग में जैसे मैं भारत बोलता हूँ, आपके दिमाग में एक इमेज, एक चित्र छपती है भारत की आकृति की। तो भारत के भौगोलिक एरिया के अंदर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं वह संसाधन भारत का है। तो भारत एक राष्ट्र है, एक देश है, इसलिए हम इसको राष्ट्रीय संसाधन के रूप में मानेंगे। तकनीकी तौर पर देश से पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हितों में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीवन, रासायनिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय
क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा होती है। अब अधिग्रहण क्या होता है? अब हमने अभी कहा कि एक किसी देश के सीमा रेखा के अंदर जो भी संसाधन होगा वह संसाधन उस राष्ट्र का संसाधन होगा, उस देश का संसाधन होगा। जबकि वहाँ के देश उस देश में रहने वाला नागरिक का उस देश में रहने वाले नागरिक का खुद का भी संसाधन क्यों ना हो, उस पर खुद की स्वामित्व क्यों ना हो, वह संसाधन राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाएगा। अब दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपका ज़मीन किसी स्टेट में है, किसी राज्य में है। जब आप कहीं और दूसरे स्टेट जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा घर या मेरा ज़मीन यहाँ है। तो आप एक स्टेट को प्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, एक स्टेट के बारे में बता रहे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप ये नहीं बोलते हैं कि हम इस जगह पे मेरा ये आकृति में, आप ये नक्शा नहीं दिखाते कि ये मेरा घर है। तो ऐसी स्थिति में जो देश की सीमा के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अधिग्रहण क्या होता है कि सरकार जब भी चाहे उस देश की कह सकते हैं कि विकास के लिए, चाहे वह सड़कों का निर्माण करना हो, फ्लाईओवर बनवानी हो, चाहे वह रेलवे लाइन बिछानी हो, चाहे बिजली के लिए खंभे लगाने हो, इसके लिए आपका ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है सरकार। और उस अधिग्रहण के बदले आपको सरकार क्या करती है, मुआवजा देती है, ताकि इससे वहाँ की जनता को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रण करती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो क्या करती है, संसाधनों को नियंत्रण करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। इस संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो तट रेखा, समुद्री तट रेखा के 200 मील के बाद का जो जगह होता है, उस जगह पर, उस क्षेत्र में किसी भी देश का उस संसाधन पर अधिकार नहीं होता। तो कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का क्या करती है, उपयोग करती है, नियंत्रण करती है। तो बिना उसके सहमति के हम इस संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं विकास के स्तर के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण। संभावित संसाधन ये वे संसाधन हैं जो किसी देश में विद्यमान होते हैं परंतु उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अब देखिए, संभावित संसाधन इसको कहते हैं जो कि संभावना हो उस संसाधन का उपयोग करने का, वो संसाधन के बारे में पता चल चुका है कि ये एक संसाधन है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग करके हम इसका उस संसाधन का हम फ़ायदा उठा सकते हैं या आर्थिक रूप से उसकी कीमत में, मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी इस संसाधनों की अपार संभावना होती है, लेकिन इसका उपयोग इसका इस्तेमाल है हम सही ढंग से कहीं ना कहीं तकनीक ना होने के कारण से नहीं कर पाते हैं। अब विकसित संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिसका इस्तेमाल गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित के आधार पर की जाती है। किसकी उपयोग
उस संसाधन की गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर की जाती है। विकसित संसाधन कहलाता है। संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और संभाव्यता के स्तर पर भी निर्भर करता है। अब पढ़ते हैं हम भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। भंडार में शामिल है उदाहरण के लिए जल। दो गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इन उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। भंडारण यानी कुछ बहुत से ऐसे संसाधन पृथ्वी पर आज भी पर्यावरण में विद्यमान हैं जो हमें पता तो है कि एक संसाधन के रूप में है, या कुछ ऐसे संसाधन जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उस संसाधन का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस संसाधन को एक तकनीकी रूप से उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, उसका प्रौद्योगिकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में दिया गया है कि अगर जल, आप जानते हैं जल H2O कहलाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों घुला हुआ है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल से निकलना तोड़ने की कोई तकनीक डेवलप हो जाए दुनिया में, तो क्या होगा? हो सकता है बच्चों आप लोग आगे बढ़कर जल को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालने में सफल हो सकते हैं। चलिए आप ऐसा कोशिश करिएगा बड़ा होकर साइंटिस्ट बन करके। लेकिन अब तक इस जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में अलग करने की कोई तकनीक नहीं बनी है, और यह भंडार के रूप में पर्यावरण में विद्यमान है। संचित कोश यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। उनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहे हैं। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोश है, इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संचित कोश का मतलब ये होता है बाबू कि सपोज कीजिए कि आपके पेरेंट्स प्रत्येक दिन जो अर्निंग करके आते हैं, पैसे कमा करके लाते हैं, क्या उसमें से कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन डेली सेव करते होंगे। सेव करने के बाद बचत करते होंगे। बचत कर उसके बाद एक ऐसे समय जबकि एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें कुछ कष्ट होता है या हम बीमार पड़ जाते हैं या कुछ हमें खरीदना होता है, तो उसी सेविंग जो मनी होती है, हमारे पास पैसे होते हैं, उसी पैसे को हम क्या करते हैं, उसका उपयोग के रूप में लाते हैं। तो यही संचित कोष के रूप में इसको जाना जाता है कि संसाधन जो है धरती पे वैसे संसाधन बहुत हैं जो कि संचित करके हम रखे हुए हैं, ताकि आपात की स्थिति में हम क्या करें, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो आज पार्ट 1 के हमने जो संसाधन के जो प्रकार हैं, संसाधन को जो वर्गीकृत किया गया है, इन सभी टॉपिक्स को, चारों प्रकार के वर्गीकरण को हमने आज इस पार्ट 1 में क्लियर करने का कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये पार्ट 1 बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इससे आप समझने के बाद एक बार बुक को रीड कर लीजिएगा। इस टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।